गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं जीएस प्लेटफॉर्म की, करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी से लेकर के कंटिन्यूटी में पड़ा हुआ है। कुछ प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, मतलब जैसे आप चाहें तो करंट अफेयर जीएस के लिए एक बेहतर आपके लिए मैटर हो सकता है अगर आप डेली फर्ट करते हो, और करते भी रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई कंटेंट अगर आपको मिल रहा है सही तौर तरीके से, भाई देखिए एक मैटर तैयार करने में समय तो लगता है, तो थोड़ा इफर्ट भी उसमें होता है, तो थोड़ा उम्मीद भी बढ़ती है कि हाँ भाई चीजें कैसे चल रही। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए क्या क्या आगे हेल्प हो सकती। और जो लोग भाई जैसे मान लीजिए बहुत सारे मेरे विद्यार्थी तो धीरे धीरे आगे बढ़ गए, या जिसकी जॉब लग गई, नई जॉब लगी, वो संघर्ष कर रहे हैं। छोटे भाई बहन लोग हैं, बहुत लोग परिवार में होते हैं, उनको भी करंट अफेयर लिए आप लोग जोड़ सकते हो कि सर से पढ़ो, जुड़ जाओ या पढ़ लो। करंट अफेयर तो खैर सबके लिए कोई बुरा नहीं है, एक नॉलेज की बात है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोशिश करते रहिए। ठीक है, देखिए 28 से 29 मई ना, मतलब कहने का 29 मई को मॉर्निंग में न्यूज मिलनी चाहिए आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के देश में निर्माण योजना को मंजूरी दे दी। मतलब अभी तक ये क्या था कि बाहर से मंगवाते थे, अपने देश में ही बनने लगेंगे। डिफेंस में क्या है कि इंडिया काफी हद तक प्रयास कर रहा है कि आत्मनिर्भर हो जाए, सब कुछ अपने हाथ में ही हो जाए। अभी क्या है, हमें कभी अमेरिका से, कभी रूस से, कभी इजराइल से, चीन से कुछ नहीं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि ऐसा, कभी फ्रांस से। ठीक है, अभी अब 4-5 देशों से अपना डिफेंस सिस्टम जो है मैनेजमेंट होता है, कुछ कोऑपरेशन से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 5वीं पीढ़ी के यानी 5th जनरेशन के ये होंगे। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्याख्या क्या है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में सफलता के बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी मध्यम वजन वाले उन्नत लड़ाकू विमान का निर्माण भी देश में ही होगा। देश में अभी एचएल, ठीक है, एचएल समझते होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एचएल ही लड़ाकू विमानों का निर्माण करता है। 5वीं पीढ़ी का मतलब क्या है, इसको समझेंगे पहले। 5वीं पीढ़ी क्या होती है ना, तो देखेंगे क्या होते हैं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। देखो व्याख्या हम यहां दे रहे हैं, रात में जब क्लास पढ़ाते हैं करंट अफेयर की तो उसमें टू द पॉइंट डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या है, ये 15 से 20 मिनट मैक्सिमम क्लास होती है पर डे, एवरेज देखेंगे तो 12-15 मिनट मान लीजिए आप। तो ये पर डे क्लास में क्या है, इसमें हम व्याख्या भी करते हैं, किसी क्वेश्चन को समझाते भी कि इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो इस विमान को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि दुश्मन पता नहीं लगा सके, इसका आकार रडार को चकमा दे सकता है, मारक क्षमता बहुत सटीक होती है, इसीलिए इनको 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान कहते हैं। इन देशों के पास पहले से मौजूद हैं, किन देशों के पास, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर कोई ऐसे देश है जिनके पास पहले से ही है लड़ाकू विमान, तो एक तो अमेरिका है F-35, ठीक है, चीन के पास है J-20, ठीक है, इसके अलावा सेनियांग FC-31, J-31 पर काम चल रहा है। मतलब चाइना भी हमसे पीछे नहीं है, चाइना हमसे आगे ही है हर मामले में। रूस सुखोई 57, यानी इंडिया चौथा देश है जो 5th जनरेशन के लड़ाकू जो है, यानी जो फाइटर प्लेन है, इनको बनाएगा ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें प्राइवेट कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, दूसरे देश की कंपनियां भी हमारे यहाँ ज्वाइंट वेंचर पे काम कर सकती है ना। तो ऐसे भी क्या होगा, उनका भी फायदा होगा और मेरा फायदा हो जाएगा, थोड़ा लोड कम हो जाएगा ना हमारा। तो इस पर मंजूरी दे दी गई, यही मतलब कहने का है। चलिए ध्यान रखना, व्याख्या दे दिया है, समझा दिया है। कोई अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी है, सीरियस है, तो उसको क्लास बिल्कुल अच्छी लगनी चाहिए कि हाँ सर ये मैटर मिल रहा। आप यहाँ वहां भटकते हैं, पता नहीं कैसे मैटर मिल रहा, क्या मिल रहा, तो सोच समझ के पढ़ना चाहिए। हर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाला भी नहीं होता है ना, जैसे हर डॉक्टर से दवा भी नहीं लेने वाली। अब पढ़ाई लिखाई में क्या है, आपके शरीर पर कोई नुकसान तो नहीं होता है, बट कैरियर पे नुकसान होता है। डॉक्टर सही नहीं है तो आपको ही जिंदा जिंदा मार देगा, समझ रहे हैं हमारी बात। ये चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक सरकार ने किस मतलब कि क्रिकेटर को वन और वन्यजीव अम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया है। कुछ ऐसे ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिल कुंबले। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं लिखा है। कर्नाटक सरकार ने पूर्व भारतीय मतलब क्रिकेटर अनिल कुंबले को वन और वन्यजीव अम्बेसडर बनाने का फैसला किया है। कर्नाटक वन्यजीव बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके अनिल कुंबले विश्व प्रसिद्ध हैं। वो वन संरक्षण, वन विकास और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता
पैदा करने में मदद करेंगे ना, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नेपाली शेरपा गाइड कामी रीता ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो 29वीं बार, 30वीं बार, 31वीं, 32वीं। कामी ये नेपाल के ही है, काफी बचपन से इनका बड़ा शौक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31वीं बार। ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भाई। 29 बार गए, 30 बार गए, हो सकता है फिर तोड़ दें अपना। आइए जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये लाइन तो वही लिखी है, नेपाली शेरपा गाइड कामी रीता ने 31 टाइम में, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट की हाइट भी ध्यान रखेंगे ना। नेपाल में इसको क्या कहते हैं ना, ठीक है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, ये सब पढ़ लेंगे, हमने पढ़ा रखा है आपको। फिर लिखा है, उनकी पर्वतारोहण यात्रा 1992 में तब शुरू हुई जब वो एक सहायक कर्मचारी के रूप में एवरेस्ट की चढ़ाई के अभियान में शामिल हुए। इसमें दावा ने बताया कि 1994 से 2025 के बीच कामी रीता ने K2, ठीक है, कंचनजंगा 2, K2 और माउंट लोत्से को एक बार, मनासलू को 3 बार और चो ओयू को 8 बार फतह किया। गौरतलब है कि हर साल सैकड़ों पर्वतारोही नेपाल से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हैं ना, ये पॉइंट हो गया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारा करंट अफेयर भले आपको थोड़ा लेट लतीफ मिले, कैसे मिले, बट कोशिश रहती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हो, कंटेंट बेहतर होना चाहिए ना। तो हाल ही में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी आर अवार्ड किसने जीता है? पाम डी आर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जफर पनाही। जफर पनाही साहब, आइए इनसे मिलते हैं, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का ये एडिशन कौन सा है? 78 है। 13 से 24 मई 2025 फ्रांस में ही आयोजित किया गया। कांस वहीं का सिटी है। इसमें ईरानी फिल्म मेकर हैं जफर पनाही ने इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए, ये नाम है मूवी का, के लिए पाम डी अवार्ड जो है जीता है। ये पुरस्कार कान फिल्म फेस्टिवल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और ये बेस्ट फीचर फिल्म के निर्देशक को ही दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ईरान के हैं। बेस्ट एक्टर कौन है? वेगनर मोरा, द सीक्रेट मतलब एजेंट। बेस्ट जो है तो एक्ट्रेस नाडिया मिलिटी, द लिटिल सिस्टर के लिए ना। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। चलो इसके बाद ये देखिए, पहली बार बीच गेम हुए हैं और आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से इसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं। पहली बार बीच गेम का आयोजन किया गया है और क्वेश्चन आएगा जरूर कि भारत ने पहली बार बीच गेम का आयोजन कहां पर किया, ये भूलिएगा नहीं, ये डिफिनिट आएगा हर हाल में ना। तो अब इसमें क्या करना है कि हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में सीट्स पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण, ध्यान रखेंगे, पहली बार शुरुआत की गई है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी शुरुआत की है और मोदी जी ने इसको वर्चुअली जो है रिप्रेजेंट किया। संस्करण 19 से 24 मई 2025 दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीप में हुआ। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 के दीप के उद्घाटन 19 मई के 19 मई 2025 के दीव के घोघला बीच पर, ध्यान रखेंगे नाम क्या है बीच का? घोघला बीच पर किया गया और समापन 24 मई दीव में स्थित ऐतिहासिक INS खुखरी स्मारक में किया गया। तो उद्घाटन कहां किया गया और समापन कहां किया गया, ये सब भी ध्यान रखेंगे, पहली बार हो रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। शुभंकर इसका क्या है? पर्ल यानी मोती। ये एक डॉल्फिन है जो नगोवा बीच पर नियमित रूप से पाई जाती है। इस गेम में 6 प्रतिस्पर्धी यानी 6 गेम शामिल थे, 2 डेमो के तौर पे शामिल थे ना, 2 जो है डेमो में थे और 6 जो है प्रतिस्पर्धी के तौर पे शामिल थे ना। चलिए उनके नाम तो नहीं लिखे हमने यहां पर। चलिए इसके बाद और देख लेंगे पॉइंट इसी में। तो पहला स्थान किसका रहा है? मणिपुर का। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है, ये क्रम है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? गोल्ड, ठीक है, मणिपुर आया है। 5 गोल्ड है, 6 सिल्वर। गोल्ड के आधार पर ही रैंक तय होती है।
टोटल नंबर ऑफ मेडल के आधार पे कभी रैंक तय नहीं होती, ध्यान रखिए। जैसे आपको लग रहा होगा महाराष्ट्र सबसे ज्यादा लाया, बट उसके गोल्ड भी, अब जैसे अब इसमें क्या है कि चलो देखो, अब जैसे यहां पर देखो रैंक क्या है, गोल्ड क्या है, बराबर है ना। अब यहां पर समझने वाला पॉइंट है, जैसे ये गोल्ड बराबर है, लेकिन यहां पर देखेंगे सिल्वर, तो सिल्वर किसकी ज्यादा है, सिल्वर ज्यादा है मणिपुर के, तो रैंक पे नंबर 1 मणिपुर ही रहेगा। जब गोल्ड बराबर हो जाएंगे तो सिल्वर देखेंगे, सिल्वर बराबर तो ब्रॉन्ज देखेंगे, भले उसके मेडल कम आए हो। तो यहां पर क्या है, प्रथम स्थान पर मणिपुर है, दूसरे महाराष्ट्र है, तीसरे पे नागालैंड है, और चौथे स्थान पे हरियाणा है ना। चलिए, सातवें पे दादरा नगर हवेली दमन दीप आया है, जहां पर गेमों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि हाल ही में किस आईआईटी ने मशरूम के कचरे से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की नई तकनीक विकसित की है। इसका राइट आंसर आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत लोग आईआईटी कानपुर भी मारेंगे, बट सही आंसर ये है, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मशरूम के कचरे और प्राकृतिक एंजाइम लैकेज से बनी एक नई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भीमा तकनीक विकसित की। ध्यान रखेंगे, भीमा तकनीक किसने विकसित की, किसके लिए है, तो आईआईटी गुवाहाटी है, वेस्ट मैनेजमेंट के ना। ये तकनीकी पानी से खतरनाक एंटीबायोटिक को 90 से 95% तक जो है तो हटा देती है, और कोई जहरीला बायो प्रोडक्ट भी नहीं छोड़ती है। ये तकनीक सस्ती, टिकाऊ और ग्रामीण शहरी दोनों इलाकों के लिए उपयुक्त भी हो जाएगी, उपयुक्त है भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फार्मूला 1 फार्मूला 2 रेस होती, हाल ही में मोनाको में F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो ये कुसमैनी साहब हैं। आप बताएंगे कुसमैनी का संबंध किस स्टेट से है, ये बताना है ना, और मोनाको किस कंट्री का हिस्सा है, ये बता देना है ना। चलिए, इसके बाद इसको देखते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग। और इसके अलावा इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। व्याख्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अभियान को शुरू किया, इसके अंतर्गत महिलाओं में एआई लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं को एआई साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी के बारे में सिखाया जाएगा या जागरूक किया जाएगा। यशोदा एआई ऐप किसने लॉन्च किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यशोदा एआई ऐप लॉन्च किया गया है, या उसका संबंध किस से है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर पढ़ के जाया करें, ठीक है। जैसे बहुत सारे डे आते हैं, बट सब में हम नहीं लिखते, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखते, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर 25 मई। इसकी कहानी समझो क्या है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 2024 में, अभी देखा होगा, पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे, और 1924 में पेरिस में ओलंपिक खेल मतलब हुए थे, तो फुटबॉल टूर्नामेंट के 100 साल होने के मतलब जो है तो उपलक्ष्य में ये कहानी शुरू की गई। यहां देखिए क्या है, 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। 25 मई 1924 को पेरिस में समर ओलंपिक गेम्स के दौरान पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था, जिसके 100 साल पूरे हो गए ना, इसलिए 25 मई क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड फुटबॉल डे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है, तो ऐसे ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। राइट आंसर है रजत। मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 20 से 25 मई 2025 मलेशिया के बकेट जलील में किया गया, जगह है वहां की, बुकेट या बकेट जलील में किया गया। और इसमें चूंकि क्या है कि ज्यादा चाइना और मलेशियाओं का बोलबाला रहा है, भारत का बोलबाला तो ज्यादा रहा नहीं, खाली मेंस में रहा है भाई, मेंस और वुमेन्स, फिर जो है डबल मेंस और वुमेन्स, फिर मिक्स वाला हो जाएगा। तो 5 लेवल की कंपटीशन होते हैं। तो मेन सिंगल में क्या, ली सिफेंग, ये चीन के हैं, ये मतलब विनर है। रनर कौन रहा है, किदाम्बी श्रीकांत। यही वजह है कि इनको सिल्वर मिला है ना, और इन जनाब को गोल्ड मिल गया ना, बाकी हमारी कोई भूमिका रही नहीं है। तो ये रहा आपका
28 मई का करंट अफेयर जो 29 की मॉर्निंग मिलना चाहिए था। किसी वजह से थोड़ा सा क्लास इस समय लेट हो जा रही है, क्योंकि मेरा भी कुछ ना कुछ वर्क रहता है। पूरे 100% तो पूर्णतया फ्री इसके लिए हो नहीं सकते, कुछ जिम्मेदारियां भी होती है जिसको मैनेज करना रहता है। यही वजह है कि थोड़ा सा क्लास अप डाउन होती है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप सबके साथ मेरी कनेक्टिविटी बनी रहे और आप अपनी मेहनत देखिए। पढ़ते तो आप सब लोग है ही हो, पढ़ तो सुबह शाम संघर्ष कर ही रहे हो, यहां तक कि खाना पानी नहीं मतलब खा पी पाते हो, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष को सही संघर्ष में तब्दील कर देने की कला भी बहुत जरूरी है, कि जो रियल संघर्ष है वो क्या होना चाहिए। तो मेहनत करते रहो, एफर्ट करो, ठीक है, पढ़ते रहो, जुड़ते रहो। थैंक यू सो मच।